हेलो दोस्तों, दिस इज विक्रम चक्रवर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में 2012 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से बोर्ड में पूछे गए हैं उन सारे ही क्वेश्चंस को मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी बात के साथ चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है ऑफ फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन व्हिच इज अ हायर एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अब आप क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एडसॉर्प्शन के कंसेप्ट मालूम है, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको मैं एडसॉर्प्शन के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं। अब एडसॉर्प्शन पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि दो टर्म्स का यूज बहुत ही रैपिडली किया जाता है। इनमें से एक है एडसॉर्बेंट एंड अनदर इज एडसॉर्बेंट। अब एडसॉर्बेंट इज बेसिकली दैट स्पीसीज व्हिच इज एक्चुअली डूइंग द एडसॉर्प्शन, मतलब जो एडसॉर्प्शन कर रहा है। एंड एडसॉर्बेंट इज दैट स्पीसीज व्हिच इज गेटिंग एडसॉर्ब्ड बाय द एडसॉर्बेंट, मतलब एडसॉर्बेंट वो स्पीसीज है जो कि एडसॉर्बेंट द्वारा एडसॉर्ब हो रहा है। अब एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर बेस करके हम एडसॉर्प्शन को दो सेक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज फिजिकल एडसॉर्प्शन यानी कि फिजिसॉर्प्शन एंड अनदर इज केमिकल एडसॉर्प्शन यानी कि केमिसॉर्प्शन। इन फिजिसॉर्प्शन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड इन केमिसॉर्प्शन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो आप इजीली समझ सकते हो इन केमिसॉर्प्शन द सिस्टम इज मोर स्टेबल देन इन द केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन। अब कोई सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो इतना ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करता है। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ऑप्शन स्टेबल नहीं है, वो भी स्टेबल है लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना ज्यादा केमिक्स ऑप्शन। सो फिजिक्स ऑप्शन भी एनर्जी रिलीज करेगा लेकिन केमिक्स ऑप्शन से बहुत कम। सो इन केमिक्स ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, दैट इज 80 to 240 किलोजूल पर मोल, एंड इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल। देन इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए टर्म्स का डेफिनेशन पूछा गया है। अब अगर एसोसिएटेड कॉलोइड्स की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉलोइडल पार्टिकल्स का डायमेंशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट होता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का डायमेंशन 1 नैनोमीटर से कम होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स का डायमेंशन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स का डायमेंशन 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो एग्रीगेट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे फॉर्म होने वाले एग्रीगेट्स का डायमेंशन कॉलोइडल रेंज में होता है। सो ऐसे जो एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें ही कहा जाता है एसोसिएटेड कॉलोइड्स। इस तरीके के एग्रीगेट्स को हम माइसिल्स भी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि इस तरीके के एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही होता है। सो द टेम्परेचर above which the formation of micelles takes place is known as Kraft temperature. And similarly, the particular concentration above which the formation of micelles takes place is known as critical micelle concentration, जिसे हम CMC भी बोलते हैं। अब एसोसिएटेड कॉलोइड्स के एग्जांपल है सोप्स एंड इन केस ऑफ सोप्स द CMC is 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर। अगर एड्सॉर्प्शन की बात करें तो मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब जो अंदरूनी या फिर जो इनर लेयर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बल्क एंड जो आउटर लेयर्स होते हैं दैट इज एक्सपोज टू आउटर एनवायरनमेंट इज नोन एज सरफेस या इंटरफेस। अब अगर बाहर का कोई सब्सटेंस इनर लेयर्स या फिर बल्क में घुस जाए देन इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एंड देन अगर वो सब्सटेंस सरफेस में अटका रह जाए बल्क में घुस ही ना पाए देन इट इज नोन एज एडसॉर्प्शन। सो द एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid is termed as adsorption. For example, water molecules are adsorbed by silica. अब अगर लायोफिलिक कॉलोइड्स की बात करें तो किसी भी कॉलोइड के फॉर्मेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर इज डिस्पर्शन मीडियम। Dispersed phase is that part of colloid which is present in small quantity and dispersion medium is that part which is present in large quantity. आप dispersed phase और dispersion medium को समझने के लिए एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तब सॉल्यूशन बनता है, वैसे ही dispersed phase which is present in small quantity is mixed with dispersion medium that is present in large quantity, then colloidal system is formed.
अब जैसे कि सॉल्यूशन में सोल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, वैसे ही इन कोलोइडल सिस्टम डिस्पर्स्ड फेज इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, वैसे इन कोलोइडल सिस्टम डिस्पर्शन मीडियम इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। So dispersed phase is relatable to solute and dispersion medium is relatable to solvent. Now based on the interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloid is classified into two categories. One is lyophilic colloid and another is lyophobic colloid. Lyophilic colloid जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि lyophilic means liquid loving. So lyophilic colloid is that colloid where dispersed phase have great affinity for the dispersion medium. अगर आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम से अलग भी कर दो तो दे हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू रीयूनाइट एंड दैट इज व्हाई लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर आल्सो नोन एज रिवर्सिबल सॉल्ट। एंड लायोफिलिक कॉलॉइड का एग्जांपल है स्टार्च, जिलेटिन, गम एटसेट्रा। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिसोर्प्शन। नाउ केमिसोर्प्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब पहले पहले तो केमिसोर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तब एक सर्टेन टाइम के बाद एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट साइड से धीरे धीरे निकलते जाएंगे। मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस यानी कि डिसॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केमिसोर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आउट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड व्हिच इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्वेंट व्हाई। अब अकॉर्डिंग टू Schulze-Ardrey रूल, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोआगुलेशन पावर। सो इन एल्यूमिनियम क्लोराइड ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन Al3+ आयन as compared to sodium plus ion, aluminum chloride is more effective in causing coagulation of negative salt as compared to sodium chloride. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन एडजॉर्प्शन विद एन एग्जांपल, जो कि हमने पहले ही कर लिया। फिर पूछा गया व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब अगर एडजॉर्प्शन की बात करें तो बल्क में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के एनवायरनमेंट सरफेस में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल के एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही अलग है। अगर बल्क में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स की बात करें तो फोर्सेस एक्टिंग अपॉन दोज पार्टिकल इज म्यूचुअली बैलेंस्ड, बट अगर सरफेस में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स की बात करें तो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय ऑल साइड्स। सो सरफेस में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एक अनबैलेंस्ड डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स का शिकार है। दैट इज व्हाई सरफेस में रहने वाले एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अपॉन देम। That is why during adsorption there is always a decrease in residual force of the surface. That is there is a decrease in surface energy which appears as heat. इसी कारण एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राइट द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। सो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस किया कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर बेस करके हम एडजॉर्प्शन को दो सेक्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि फिजिसॉर्प्शन एंड अनदर इज केमिकल एडजॉर्प्शन यानी कि केमिसॉर्प्शन। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उसमें पूछा गया है राइट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी इन कॉलोइडल सॉल्ट। अब अगर लायोफिलिक कॉलोइड्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही बोला इन लायोफिलिक कॉलोइड्स देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो इन लायोफिलिक कॉलोइड डिस्पर्स्ड फेज के चारों तरफ डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक घेरा बना देती, मतलब एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का शीट बनाती जो कि डिस्पर्स्ड फेज को प्रोटेक्ट करता है। सो इन केस ऑफ लायोफिलिक कॉलोइड सॉल्वेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। देन अगर लायोफोबिक कॉलोइड्स की बात करें तो इन केस ऑफ लायोफोबिक कॉलोइड्स सेम चार्ज इन कॉलोइडल पार्टिकल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। अब लायोफोबिक कॉलोइड में कैसे सेम चार्ज डेवलप किया जाता है एंड हाउ दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी, ये हम थोड़ी देर बाद जानने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए टर्म्स का डेफिनेशन पूछा गया है। अब अगर मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स की बात करें तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कॉलोइडल पार्टिकल्स का डायमेंशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के इंटरमीडिएट। नाउ बेस्ड ऑन द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द डिस्पर्स्ड फेज, colloid is classified into three categories: multimolecular colloid, macromolecular colloid and associated colloids. अब मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड में बहुत से छोटे छोटे एटम्स जिनके खुद का साइज या डायमेंशन कॉलोइडल डायमेंशन से छोटा होता है आपस में इकट्ठा होकर एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं, देन इट इज इन द कॉलोइडल डायमेंशन। यानी कि होल एग्रीगेट का डायमेंशन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सो द स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स। और मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड का एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड और एसोसिएटेड कॉलोइड में डिफरेंस क्या है।
क्योंकि दोनों ही टाइप ऑफ कॉलॉइड में एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको याद है कि मैंने कहा था कि इन केस ऑफ एसोसिएटेड कॉलॉइड्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड टेक्स प्लेस ओनली अबव a particular temperature and concentration, but in case of multimolecular colloids there are no such barriers of temperature and concentration. This is the main difference between multimolecular colloid and associated colloids. अब अगर जीटा पोटेंशियल की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था कि कॉलॉइडल सॉल्ट के स्टेबिलिटी का मेन रीजन है कॉलॉइडल पार्टिकल्स द्वारा सेम चार्ज एक्वायर करना। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। सो ड्यू टू द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कॉलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज का एक लेयर जैसा तैयार होता है। अब क्योंकि ये लेयर चार्ज लेयर है, सो दिस लेयर अट्रैक्ट्स काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम। अब अगर फर्स्ट लेयर पॉजिटिव चार्जेस का लेयर हुआ देन इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द मीडियम, और वैसे ही अगर फर्स्ट लेयर नेगेटिव चार्जेस का लेयर हुआ देन इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द मीडियम. Now the first layer of ions is firmly held and it is termed as fixed layer, and the second layer is mobile and that is why it is termed as diffuse layer. Now the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges is called the electrokinetic potential or zeta potential. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया आउट ऑफ सिलिका जेल एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड व्हिच विल एब्जॉर्ब वाटर वेपर. अब मैंने पहले ही कहा था कि सिलिका जेल वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है. सो द आंसर इज सिलिका जेल. देन पूछा गया आउट ऑफ H2SO4 and H3PO4 व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट. अब अकॉर्डिंग टू शुल्ज-हार्डी रूल ग्रेटर द चार्ज ऑफ द आयन greater will be its coagulating power. Now in phosphoric acid, due to the high charge density on phosphate ion, phosphoric acid is more effective in causing coagulation of positively charged salt than H2SO. उसके बाद पूछा गया है आउट ऑफ सल्फर सॉल्ट एंड प्रोटीन व्हिच वन फॉर्म्स मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड. मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड में एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि उसका साइज कॉलॉइडल डायमेंशन में होता है. सो आउट ऑफ सल्फर सॉल्ट एंड प्रोटीन एक्चुअली प्रोटीन विल फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड and on the other hand sulfur salt will form multimolecular colloid. उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ कॉलॉइड फॉर्म्स व्हेन ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड. व्हेन ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड देन इट इज जेल एंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉलॉइड्स आर चीज, बटर एटसेट्रा. अब इस क्वेश्चन में पेप्टाइजेशन और ब्राउनियन मूवमेंट का डेफिनेशन पूछा गया. सबसे पहले अगर पेप्टाइजेशन की बात करें तो मैंने कहा था कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स का डायमेंशन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट होता है. So peptidization is a process of converting a suspension or precipitate into colloidal solid. कैसे? By shaking it with dispersion medium. और precipitate यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इस तरीके से शेक करने के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. उनका डायमेंशन कॉलॉइडल रेंज में होता है यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. क्या आपको लगता है कि कॉलॉइडल सॉल्ट का फॉर्मेशन इतने आसानी से किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू रीयूनाइट अगेन एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट. इसीलिए प्रेसिपिटेट इज शेकन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस. अब जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है वो अपने सहूलियत के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करते हैं. अब सेम चार्ज एब्जॉर्प्शन करने के कारण कॉलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स को फिर से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने से रोकता है. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम पेप्टाइजेशन मेथड में यूज करते हैं उसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं. उसके बाद अगर ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें, इफ ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज व्यूड अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देन आप कॉलॉइडल पार्टिकल्स में एक अजीबोगरीब जिगजैग मोशन नोटिस करोगे. कॉलॉइडल पार्टिकल्स में ये जो जिगजैग मोशन नोटिस किया जाता है इसे ही कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट. एंड दिस जिगजैग मोशन ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. Then what is the difference between multimolecular colloids and associated colloids? So जैसा कि मैंने बोला कि in case of associated colloid the formation of this type of colloids take place only above a particular temperature and concentration. But in case of multimolecular colloid there are no such barrier of temperature and concentration. उसके बाद कोआगुलेशन और पेप्टाइजेशन के बीच में डिफरेंस पूछा गया है. सो जैसा कि मैंने बोला कि पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज आल्सो नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट. एंड कोआगुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द कॉलॉइडल पार्टिकल्स. यानी कि पेप्टाइजेशन एंड कोआगुलेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस. Then number 2, peptidization is basically applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal salt.
एंड कोआगुलेशन इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल स्पीशीज। इसके बाद पूछा गया है वन सिमिलरिटी बिटवीन फिजिसोर्प्शन एंड केमिसोर्प्शन। In case of both physisorption and chemisorption, the heat of adsorption is negative. That is, both physisorption and chemosorption is exothermic in nature. इसके बाद पूछा गया what is the dispersed phase and dispersion medium in milk. Now milk is an example of oil in water type of emulsion. So in case of milk, both the dispersed phase and dispersion medium is liquid. इसके बाद पूछा गया what happened when a freshly prepared precipitate of iron hydroxide is shaken with a small amount of perichlorate. When a freshly prepared precipitate of iron hydroxide is shaken, तब iron hydroxide precipitate छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा. And in presence of ferric chloride electrolyte, the colloidal particles of ferric hydroxide will absorb Fe3 plus ion. और पॉजिटिवली चार्ज Fe3 प्लस आयन एब्जॉर्ब करने के कारण इट विल फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइड आल्सो. इसके बाद पूछा गया है व्हाट हैपेंड इफ परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज कैरिड आउट. अब मैंने पेप्टाइजेशन डिस्कस करते वक्त कहा था कि पेप्टाइजेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि गलती तो इंसानों से होती है. आपने देखा होगा कि घर में मम्मी चलनी से आटा छानती है, तो वैसे ही डायलिसिस प्रोसेस में कॉलोइडल सॉल्यूशन में मौजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स को छान के कॉलोइडल सॉल्यूशन से बाहर निकाला जाता है. But if persistent dialysis of colloidal solution is carried out, then सारे ही electrolytes which are responsible for colloidal stability वो भी colloidal solution से बाहर निकल जाएगी and colloidal solute will be converted to precipitate. इसके बाद पूछा गया है why are medicines more effective in colloidal state? क्योंकि medicines जब colloidal state में होते हैं then they are easily absorbed by body tissues. इसके बाद पूछा गया है हार्डनिंग ऑफ लेदर एंड टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन. अब जो एनिमल लेदर है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उनके ऊपर केमिकल टेनिन डाला जाता है तब वो हार्ड हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल कोआगुलेशन. इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड. व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड देन द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल आल्सो रिड्यूस because greater the surface area greater will be the rate of adsorption. Then when the temperature of the reaction is reduced then the rate of adsorption will also reduce because the process adsorption involves a very high amount of activation energy. That is why when the temperature of the reaction is reduced then the rate of the reaction will also reduced. So कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. हमारे आने वाले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी. तब तक